तो कहानी की शुरुआत में हमें कैप्टन लॉरेंस को दिखाया जाता है। वो भागते हुए इसलिए जा रहे थे क्योंकि उन्हें प्लेन चलाने के लिए देरी हो रही थी, और इतना ही नहीं बल्कि आज वो अपनी बेटी डेनियला से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो और उनकी बेटी डेनियला ये दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं। अब प्लेन के अंदर जाने के बाद उनकी मुलाकात उनके पार्टनर से होती है। ये दोनों साथ में मिल करके प्लेन को उड़ाने वाले हैं। प्लेन उड़ान भरने से पहले एक इंसान इनके पास आता है। अब ये कौन है ये तो मुझे नहीं पता है। ये इंसान कैप्टन से कहता है कि देखो आज तुम इस वाले रास्ते पर ना हो करके उस वाले रास्ते पर जाओ, क्योंकि वो वाला रास्ता शॉर्टकट है और तुम उस रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे। और फिलहाल मैंने मानसून का पता लगा लिया है, उस रास्ते पर कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है। अब उस इंसान के चले जाने के बाद कैप्टन जा करके पुलिस वालों से मिलते हैं। पुलिस वाला कैप्टन से कहता है कि हमारे साथ एक बहुत ही खतरनाक कैदी है जिसने मर्डर किया है। फिलहाल वो फरार हो गया था लेकिन हमने उसे पकड़ लिया है और उसे अब टोक्यो में शिफ्ट करना है, इसलिए हम इस कैदी को लेकर के आपके प्लेन में बैठना चाहते हैं, बस टोक्यो तक ही बात है। कैप्टन कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन जो पैसेंजर है उनसे दूर रखना क्योंकि पैसेंजर को डर लग सकता है। अब कुछ ही समय के बाद प्लेन के अंदर जो पैसेंजर आने वाले थे वो आकर के बैठ जाते हैं। प्लेन उड़ान भरती है और अपने सफर के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन जैसे कि उस इंसान ने कहा था कि ये रास्ता बिल्कुल सही है, इस रास्ते पर कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है, लेकिन वो इंसान बिल्कुल गलत था और वो इन्हें गलत जानकारी देता है। जैसे ही ये लोग अधिक ऊंचाइयों पर जाते हैं तो आंधी तूफान का इनको सामना करना पड़ जाता है। तेज आंधी तूफान की वजह से इनका जो प्लेन था वो दाएं बाएं हो रहा था। पीछे जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो भी बहुत डर गए थे। बिजली जोरों से कड़क रही थी और ये लोग प्लेन को लेकर के कहाँ पहुंच गए हैं ये इन्हें बिल्कुल नहीं पता था। इस दौरान अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो पुलिस वाला था वो अपनी सीट बेल्ट को खोल देता है। अब उसे सीट बेल्ट पहनाने के लिए एक स्टाफ अपनी सीट बेल्ट खोल करके उसके पास जाने लगती है, लेकिन शायद इन दोनों की किस्मत खराब थी। प्लेन को जैसे ही झटका लगता है तो प्लेन ऊपर नीचे होने लगता है और इस झटके की वजह से ये दोनों भी ऊपर से नीचे आकर के गिरते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों घायल होकर के नीचे गिर जाते हैं। खैर अब कुछ समय के बाद कैप्टन उस भारी तूफान में से अपनी प्लेन को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर जो पावर सप्लाई था वो बंद हो चुका था और इस समय प्लेन फ्यूल पर नहीं बल्कि बैटरी पर चल रहा था। बैटरी पर चलने का मतलब कि ये लोग प्लेन को 10 से 15 मिनट सिर्फ और उड़ा सकते हैं। इसी वजह से जो कैप्टन थे वो डिसाइड कर लेते हैं कि जो प्लेन है उसे लैंड करवाना ही होगा। अगर वो सही समय पर प्लेन को लैंड नहीं करते हैं तो प्लेन ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे आकर के गिर जाएगा। समुद्र को पार करने के बाद इन्हें एक सुनसान आइलैंड दिखाई देता है। आइलैंड के बीचों बीच एक बड़ा सा रास्ता था और उसी रास्ते पर कैप्टन प्लेन को लैंड करवा देते हैं। लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी कि प्लेन काफी डैमेज हो गया था और उसमें आग लगने की संभावना थी, इसलिए कैप्टन सभी लोगों को लेकर के प्लेन के बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें ट्रेल ब्लेजर के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, मतलब कि उस प्लेन का जो कंट्रोल रूम है वो दिखाया जाता है। जब उस प्लेन का संपर्क इन लोगों से टूट जाता है तब इन लोगों को भी चिंता होने लगती है। तब डेविड नाम करके ये इंसान जो कि यहाँ का इंचार्ज है उसे बुलाया जाता है। अब जिस लोकेशन पर इन लोगों का प्लेन से संपर्क टूट गया था बस उसी लोकेशन के आसपास ये लोग सैटेलाइट की मदद से जांच करने के लिए कहते हैं। सैटेलाइट की मदद से ये लोग पता कर सकते हैं कि प्लेन इस समय कहां पर है और उसकी क्या हालत हुई है। इधर हम देखते हैं कि जो कैप्टन है वो सभी पैसेंजर को प्लेन से बाहर निकाल चुके हैं। मैप की मदद से कैप्टन को पता है कि ये जो आइलैंड है इसका नाम है जोलू आइलैंड, और उन्हें ये भी पता है कि ये आइलैंड क्रिमिनल से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन क्रिमिनल के बारे में कैप्टन पैसेंजर्स को नहीं बताते हैं, बल्कि वो इन लोगों को शांत करवाने के लिए ये बताते हैं कि ये जोलू आइलैंड है और रेस्क्यू टीम हमें जल्दी ही ढूंढ लेगी। अब कैप्टन इन लोगों की मदद से इन्हें बैठने के लिए एक जुगाड़ कर देते हैं। प्लेन में बैठने लायक बिल्कुल नहीं था क्योंकि धूप की वजह से प्लेन बहुत गर्म हो गया था। इधर कैप्टन लुइस से कहते हैं कि ये जंगल भले ही है लेकिन मैं तुम्हारे हथकड़ियों को खोल नहीं सकता हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं अपने पैसेंजर्स को सुरक्षित देखना चाहता हूँ और तुम उनके लिए खतरा हो। अब कैप्टन अपने पार्टनर की मदद से रेडियो और ट्रांसपोंडर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था क्योंकि बिजली कड़कने की वजह से उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ गया था। खैर अब कुछ समय के बाद कैप्टन प्लेन के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद कैप्टन को मालूम चलता है कि वो क्रू मेंबर जो सीट बेल्ट पहनाने के लिए उठी थी उनकी मौत हो चुकी है और वो पुलिस वाला जिसने सीट बेल्ट को खोला था उसकी भी मौत हो चुकी है। उस पुलिस वाले के पास से कैप्टन गन को अपने पास रख लेते हैं। प्लेन से बाहर आने के बाद कैप्टन डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें जा करके हेल्प मांग करके लानी होगी। दरअसल कैप्टन ने प्लेन लैंड करवाने से पहले एक गाँव को देखा था जो इसी आइलैंड पर बसा हुआ है। उसी गाँव में वो जाने के लिए लुइस को अपने साथ ले लेते हैं। वो लुइस को
अपने साथ लेके जाने के लिए उसके हथकड़ियों को खोल देते हैं। लुइस भी भाग नहीं सकता था क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो भाग करके जाता भी कहाँ। अब हमें उसी गांव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिस गांव को कैप्टन ने देखा था। इन सब का जो लीडर है उसका नाम है जुमार। एक आदमी जुमार को बताता है कि रात के समय में उसने एक प्लेन को देखा जो कि बहुत ही नीचे से उड़ रही थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो प्लेन इसी आइलैंड पर क्रैश हुई है। जिसके बाद जुमार अपने आदमियों से कहता है कि जाओ और किसी भी कीमत पर उस प्लेन को ढूंढो। इधर में कैप्टन की बेटी डेनियला को दिखाया जाता है। इन लोगों को भी न्यूज के जरिए मालूम चल जाता है कि जिस प्लेन में लॉरेंस था उस प्लेन का कुछ भी अता पता नहीं है। इधर जो लॉरेंस था वो लुइस के साथ हेल्प मांगने के लिए उस गांव की तरफ जा रहा था। वैसे इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि वो गांव कितना ज्यादा खतरनाक है। बीच जंगल में पहुंचने के बाद लॉरेंस जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तब उसे मालूम चलता है कि लुइस तो कहीं गायब हो गया। खैर फिर भी लॉरेंस रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता है और आगे जाने के बाद उसे एक छोटा टूटा फूटा घर दिखाई देता है। यहाँ पर जब वो टेलीफोन सिस्टम को देखता है तब वो बहुत खुश हो जाता है। वो फौरन टेलीफोन के पास आता है और वायर को जोड़ने के बाद फौरन कॉल करने लगता है। सबसे पहले वो प्लेन के कंट्रोल रूम में कॉल करता है। हालांकि कंट्रोल रूम का एक स्टाफ कॉल को रिसीव भी करता है। जिसके बाद लॉरेंस सब कुछ उस स्टाफ को बताने लगता है। इसके बाद स्टाफ कहता है कि देखो भाई, तुम्हारे जैसे ही बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, अपना आईडी बताओ तब मैं विश्वास करूंगा। अब लॉरेंस के पास आईडी था नहीं, इसलिए स्टाफ कॉल को कट कर देता है। लेकिन इसके बाद लॉरेंस अपनी बेटी के पास कॉल करता है और उसकी बेटी कॉल को रिसीव कर लेती है। वो अपनी बेटी से कहता है कि हमारा प्लेन जोलू आइलैंड पर आकर के लैंड हुआ है, तुम्हें फौरन जाकर के कंट्रोल रूम में ये जानकारी देनी होगी। इतना कहते ही लॉरेंस के पीछे एक इंसान आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है। लॉरेंस उस इंसान से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए लॉरेंस भी उस इंसान से लड़ता है और उसे तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। जैसे ही लॉरेंस उस इंसान को मारता है तब उसे बाहर की तरफ 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। लॉरेंस डर जाता है और छुप करके बैठ जाता है। उसी समय यहाँ पर एक इंसान गन लेकर के आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि लुइस था। उसके पास 2 गन था और वो यहाँ पर लॉरेंस की हेल्प करने के लिए आया था। लुइस कहता है कि देखो हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा वरना इसके और भी आदमी यहाँ पर आ जाएंगे। बाहर की तरफ देखने पर हमें मालूम चलता है कि लुइस ने 2 आदमियों को जान से मार दिया है। उसी समय इन लोगों को एक कमरे में एक कैमरा दिखाई देता है और कमरे में ढेर सारा खून भी गिरा हुआ था। कमरे के अंदर जाने के बाद लॉरेंस को इस कमरे में कुछ पासपोर्ट दिखाई देता है। इसके बाद जब ये लोग कैमरे को चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर कुछ लोग बंदी बना करके रखे गए थे। जो क्रिमिनल थे वो इन लोगों को बंदी बना करके पैसे की डिमांड कर रहे थे। अब इस वीडियो को देखने के बाद लॉरेंस को अपने सारे पैसेंजर की फिक्र होने लगती है क्योंकि उसके सारे पैसेंजर अकेले थे और उनके साथ कुछ भी हो सकता था। इधर हम देखते हैं कि प्लेन कंट्रोल रूम के अंदर जो डेविड था वो अपने खास आदमियों से संपर्क करता है और जोलू आइलैंड पर जा करके पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए इन लोगों से कहता है। इस मिशन के बदले में इन लोगों को आधे पैसे दे दिए गए थे। अब इधर हमें सारे पैसेंजर को दिखाया जाता है जो कि छांव में बैठ करके आराम कर रहे थे और जैसे ये लोग अपनी तरफ किसी कार के आने की आवाज को सुनते हैं तो खड़े हो जाते हैं। फिलहाल इन पैसेंजर्स को नहीं पता था कि ये सभी क्रिमिनल्स हैं। दरअसल जुमार अपने सभी आदमियों के साथ यहाँ आकर के पहुंच चुका था। लॉरेंस और लुइस भी यहाँ पर आकर के पहुंच चुके थे लेकिन वो छुपे हुए थे। लॉरेंस इन लोगों को बचाना चाहता था लेकिन जो लुइस था उसे पकड़ लेता है क्योंकि लुइस को पता है कि उन लोगों के आर्मियों का सामना कर पाना मुश्किल है। इस दौरान एक लड़की भागने की कोशिश करती है जिसे ये लोग गन से शूट करके मार देते हैं। उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो भी काफी उछल कूद कर रहा था, इसलिए ये लोग उसके बॉयफ्रेंड के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। इन हरकतों की वजह से सभी पैसेंजर बहुत डर गए थे और जुमार की बात मानने लगते हैं। जुमार इन सभी पैसेंजर्स को अपने बस में बैठाता है और इन्हें लेकर के अपने गांव की तरफ चला जाता है। जुमार के अभी भी 2 आदमी यहाँ पर थे जो लूटपाट कर रहे थे। अब लॉरेंस इन्हीं लोगों के ऊपर हमला करता है क्योंकि वो इन लोगों के जरिए जानना चाहता था कि आखिर वे लोग पैसेंजर को लेकर के कहाँ गए हैं। जुमार का एक आदमी जो कि बहुत डर गया था और वो लॉरेंस को बता देता है कि वे लोग पैसेंजर को लेकर के कहाँ गए हैं। गाँव की तरफ जाने से पहले लॉरेंस प्लेन के अंदर आता है और वो एक कपड़े के ऊपर संदेशा लिख करके छोड़ देता है क्योंकि उसे पता था कि उसे ढूंढते हुए रेस्क्यू टीम यहाँ पर जरूर आएगी, इसलिए उसने ये संदेशा यहाँ पर छोड़ा था। इधर हमें कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है जहाँ हमें मालूम चलता है कि सैटेलाइट के जरिए इन्हें मालूम चल चुका है कि प्लेन इस समय कहाँ पर है, इसीलिए अब डेविड अपने खास आदमियों के पास वहाँ का फिक्स लोकेशन भेज देता है। इधर हमें उस गाँव को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे पैसेंजर्स को किडनैप करके रखा गया था। ये लोग सारे पैसेंजर को डरा धमका करके उनकी वीडियो बना रहे थे क्योंकि ये लोग फिरौती की मांग करने वाले थे और
और अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये लोग इन्हें जान से मार देंगे। इधर हम देखते हैं कि जो डेविड के खास आदमी थे वो उस लोकेशन के पास जाकर के पहुंच चुके हैं। इनमें जो विलियम था वो प्लेन के अंदर जाता है और उसे मालूम चलता है कि 2 क्रू मेंबर की मौत हो चुकी है। अब विलियम उठ करके जैसे ही थोड़ा और आगे जाता है तब उसे वो संदेशा दिखाई देता है जो लॉरेंस ने लिख करके यहाँ पर छोड़ा था। इधर हमें लॉरेंस और लुइस को दिखाया जाता है जो चोरी चुप के उस गाँव के अंदर आकर के पहुंच चुके थे और एक एक करके आदमियों को मार करके ये लोग अपना रास्ता साफ कर रहे थे। पीछे की तरफ से आखिरी आदमी को मारने के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पैसेंजर को किडनैप करके रखा गया था। जिस आदमी को इन लोगों ने मारा उसी आदमी के पास कमरे की चाबी भी था। चाबी की मदद से लॉरेंस अंदर जाता है, सबके हाथ बंधे हुए थे उनके हाथों को खोल देता है और इसके बाद वो इन लोगों को फटाफट बस में बैठा देता है। लेकिन इधर लुइस को मालूम चल जाता है कि जिस रास्ते से ये लोग बस को लेकर के जाने वाले हैं उस रास्ते पर ढेर सारे गुंडे खड़े हैं। उनके हाथ में ढेर सारा गन है। अगर हम बस को लेकर के जाते हैं तो वो लगातार बस के ऊपर फायरिंग करेंगे। एक प्रकार से यहाँ से बच करके बस को लेकर के जाना नामुमकिन है। जिसके बाद लॉरेंस कहता है कि मैं उन लोगों का ध्यान भटका सकता हूँ, मैं कैप्टन हूँ और सभी लोगों की जान बचाना मेरा फर्ज है। यह कहने के बाद लॉरेंस बस से नीचे उतर जाता है और अपने आप को इन लोगों के हवाले कर देता है। अब ये लोग लॉरेंस को मारते पीटते हुए जुमार के पास लेकर के जाते हैं। जुमार कहता है कि तुम तो हेल्प मांगने के लिए गए थे, कोई तुम्हें बचाने के लिए आ भी रहा है या नहीं? तब लॉरेंस कहता है कि हाँ, मैंने टेलीफोन से कंट्रोल रूम में कॉल किया था, उन्होंने अपनी एक टीम को यहाँ पर भेजा है। यह सुनने के बाद ये लोग लॉरेंस को पीटने लगते हैं क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि लॉरेंस कुछ ज्यादा ही शान-पट्टी दिखा रहा है। लेकिन लॉरेंस तो बस इन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। तभी जुमार कहता है कि अगर मैं तुम्हें मारता हूँ तो तुम्हारे बदले में मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा। जुमार का आदमी जैसे ही लॉरेंस को गन से शूट करने वाला था तभी यहीं पर पूरी फौज आ जाती है जो कि जुमार के सभी लोगों को चुन चुन करके मारने लगती है। अब ये लोग फौरन कैप्टन को उठाते हैं और सभी लोगों को लेकर के बस में जाकर के बैठ जाते हैं। वैसे इतनी ही देर में इन लोगों ने जुमार के बहुत से आदमियों को मार गिराया था। इधर जुमार जब अपने सभी खास आदमियों को मरा हुआ पाता है तब वो बौखला जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि सभी लोगों को प्लेन के पास आने के लिए कहो, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर जो विलियम था वो लॉरेंस से कहता है कि हम डेविड के स्पेशल फोर्स हैं, हम रेस्क्यू टीम नहीं है बल्कि रेस्क्यू टीम 24 घंटे बाद यहाँ पर आने वाली है। जिसके बाद लॉरेंस सभी लोगों को समझाते हुए कहता है कि देखो 24 घंटे का वक्त हमारे पास नहीं है, मेरे पार्टनर ने प्लेन को ठीक कर दिया है, वो चलने की हालत में हो गया है, हमें इसी प्लेन में बैठ करके यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। अब जैसे ही सभी लोग प्लेन के अंदर जाकर के बैठते हैं तो उसी समय जुमार अपने आदमियों के साथ यहाँ आकर के पहुंच जाता है। लेकिन डेविड ने जो स्पेशल फोर्स को भेजा था वो किसी बम से कम नहीं थे। उसकी स्पेशल फोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो जुमार के सभी आदमियों को खत्म कर देते हैं। लॉरेंस फौरन जाकर के प्लेन पर बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है। वो विलियम को भी फौरन प्लेन के अंदर आने के लिए कहता है। अब विलियम और विलियम का साथी जैसे ही प्लेन के अंदर बैठने के लिए जा रहे थे तो तभी विलियम लुइस को भी प्लेन के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो प्लेन के अंदर नहीं जाता है बल्कि पैसों को लेकर के यहाँ से फरार हो जाता है। इधर जुमार और उसका एक आदमी प्लेन को मिसाइल से उड़ाने के लिए उसके ऊपर मिसाइल को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन लुइस अभी भी यहाँ पर था। वो जुमार के उस आदमी को मार देता है जिसके हाथ में मिसाइल था। अब जुमार फौरन उस मिसाइल को लेता है और उसे लोड करने लगता है, लेकिन इतने में कैप्टन प्लेन को लेकर के उसके बहुत करीब आ गए थे और प्लेन के ऊपर उसे चढ़ा करके उसे जान से मार देते हैं। इस तरीके से जुमार की मौत हो जाती है और कैप्टन प्लेन को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी एक समस्या और थी, इस प्लेन को सही सलामत लैंड भी तो करवाना था। पास के रनवे के बारे में जैसे ही कैप्टन को मालूम चलता है तब कैप्टन उस प्लेन को रनवे पर लैंड करवाने लगते हैं और प्लेन को लैंड करवाना उनके लिए बहुत आसान था क्योंकि उन्होंने पहले भी ये काम कर चुका था। इस तरीके से दोस्तों कैप्टन सभी पैसेंजर की जान बचाते हैं, हालांकि 2 पैसेंजर मारे गए थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।